बेशक आपकी सीटें 1 से 2 हो गई, तो ये मलाल तो कहीं ना कहीं रहता होगा। अभय सिंह होते तो ज़्यादा बेटर होता, भले ही एक होते 2 की जगह। अभय सिंह जी चौटाला को विधानसभा में लोग बहुत मिस करते हैं। ये कैसे होगा? ये और कॉन्फिडेंस में मारे गए या क्या चीज़ें हो गई? मतलब इलाहाबाद तो आप जीत ही सकते थे, ये सेफ सीट मान रहे थे। अच्छा, डबवाड़ी से आप आदित्य देवीलाल बन गए विधायक, जी बीजेपी में थे, बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, एन वैक पे क्या चीज़ें हुई हैं, कूद के इधर जो है ना आईएनडी में आ गए। आपको क्या लगता है बीजेपी से लड़ते चुनाव जीत जाते? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाते बीजेपी से। सुनैना चौटाला डिजर्व करती थी डबवाड़ी से चुनाव लड़ने के लिए। कई बार लगता नहीं फतेहाबाद तो मैं गलत फंस गई, क्योंकि जुलाना की तैयारी हो रही थी, जुलाना में आपने काम किया था, चुनाव लड़ने की तैयारी तो जुलाना से थी आपकी। विनेश फोगाट वहाँ पे एन वक्त पे आ गई तो आप स्विच हो गए फतेहाबाद में। कुछ लोगों ने ऐसा कहा तो होगा कि सुनैना जी डबवाड़ी से चुनाव लड़ लेती, आप जीत जाती, किसी ने कहा आपको? नहीं, कह तो देते हैं, ये सारे बहुत सारे लोग कह देते हैं। बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, क्योंकि इस बार जो गवर्नमेंट बनी है वो उन्हीं की बदौलत तो बनी है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं या मेरे भाई जितने बैठे हैं, एक बात कहते हैं कि हुड्डा खत्म, कांग्रेस खत्म। जो हारी हुई बाजी जीतते हैं उसको तो सिकंदर कहते हैं, और जो जीती हुई बाजी हारे उसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं। आपने तो कह दिया, उनको दर्द तो देखो उनको कितना हुआ है। वो तो सरकार बना रहे थे। हाँ, तो दर्द वो अफसर जो है वहाँ पे कोठी पे हाजिरी मार रहे थे, कहते सर पोस्टिंग देना ठीक ठाक, हम आ गए आपके पास में। उनको दर्द कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने ना बनने का नहीं है, उनको एक खुशी है अंदर के। ईडी जो है ना, ईडी से बच गई वो। कुलदीप बिश्नोई जी को जब ईडी का डर दिखाया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद नवीन जिंदल जी को ईडी का डर दिखाया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के ऊपर जब वो लाइन में पड़ती थी नीचे कि जल्द ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर, इलेक्शन के दौरान आप लोगों ने भी चलाई होगी, ये लाइन देखी भी होगी, जब राव दान सिंह के और छोकर के ऊपर जब ये ईडी की रेड पड़ी थी तो एक लाइन नीचे आने लग गई थी कि जल्द ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर। 3 दिन तो वो लाइन दिखी, चौथे दिन लाइन नहीं दिखी। तब मैंने कह दिया कि ये दोनों तो चले गए थे बीजेपी में, लेकिन भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा कांग्रेस को बेची है बीजेपी में, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। और वही बात हुई जब टिकटें बंटी तो ये बात कहीं ना कहीं क्लियर होती चली गई। और आज जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो इन्हीं की बदौलत है, अदरवाइज उनको खुद को भी इस चीज़ का नहीं पता था, वो खुद भी ये नहीं मान रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट बन रही। मतलब आप ये कह रहे हो कि भी जहाँ जहाँ ईडी का दखल होता है वो सारे के सारे बीजेपी के लिए काम करते हैं? बिल्कुल। तो अभय सिंह की भी जांच करी थी ईडी। कई लोग ये भी कहते हैं यार गुस्सा बहुत आता है। ये गुस्सा जो है, कभी कभी पार्टी की इंटरनल मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो कोई हिम्मत कर पाता है? हिम्मत इसलिए कि लोग कहते नहीं अक्सर, तो भी अभय सिंह जी थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज ना किया करें, ऐसी कभी बात होती है? जेजेपी का कैडर सारा जो है इंडियन नेशनल लोकदल में आ चुका है। दिग्विजय सिंह के बारे में ना लोग ऐसा जज कर रहे हैं कि भाई वो चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का हिसार से, उनको लगता है भी दुष्यंत जो है यहाँ से लड़े हैं तो क्यों ना मैं इस बार लड़ूं। ऐसी स्थिति होती है। तो चुनाव तो आपने भी लड़ा है ना, दिग्विजय सिंह की माँ आपके सामने थी, नैना चौटाला थी आपके सामने, उनसे ज़्यादा वोट भी लिए आपने जी। तो वो चुनाव लड़ते हैं तो ये माने सुनैना भी चुनाव लड़ेंगी लोकसभा। फुटबॉल की आप प्लेयर रही हैं, तो ये प्लेयर वाली भूमिका कभी कभी आती है पॉलिटिक्स में? आती है ज़रूर। ये मन करता है किक मारने को? हाँ बिल्कुल। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं सुनैना चौटाला। आईएनएलडी के नेता हैं, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी में बेहद निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर इनकी पहचान होती है। चुनाव भी 2 लड़े हैं, लोकसभा भी लड़ा, विधानसभा भी लड़ा, और अब संगठन को मजबूत करने के लिए इनके दौरे चल रहे हैं प्रदेश भर में। पार्टी की नीतियों को लेकर जा रही हैं। तमाम सारे सवाल हैं। आप लोगों ने कहा भी था कि कभी सुनैना चौटाला से बात करें, तो आज ये वक्त है जब इनसे बात करेंगे। सुनैना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी और आप दोनों कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। पहला चुनाव था मेरे ख्याल से आपका, जब लोकसभा चुनाव आपने लड़ा, हिसार को चुना आपने, है ना? हाँ। मतलब देवीलाल परिवार डोमिनेंट सीट इसको कह सकते हैं ना किसी तरीके से। आपने जब इस सीट पे चुनाव लड़ा तो एक ही परिवार के 3 लोग लड़ रहे थे। रणजीत सिंह चौटाला लड़ रहे थे, नैना चौटाला लड़ रही थी, सुनैना चौटाला लड़ रही थी। तो एक ही परिवार 3 जगह से लड़ा था। लोगों को ना आखिरी तक समझ में नहीं आया था, बोला ये पार्टी लड़ रही है या परिवार लड़ रहा है आपस में।
वो तो पार्टी अलग अलग पार्टियों से ही चुनाव लड़ रहे थे। परिवार तो मैं ये नहीं कहूँगी कि परिवार लड़ रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत आदरणीय है अरुण जी चाचा जी भी, और जो यहाँ से नैना चौटाला जी थे वो भी मेरे लिए आदरणीय हैं। मेरा ये पहला अनुभव था इस बड़े प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ने का। और अभय सिंह जी को तो मैं यही कहूँगी कि जब कोई तैरना सिखाता है तो या तो कोई नहर में सिखाए या कोई छोटे तालाब में सिखाए, मुझे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र। अच्छा, आईएनएलडी के जो कार्यकर्ता थे ना वो खुश बहुत थे आपके चुनाव के बाद में। बेशक पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन उनको खुशी इस बात की थी, कहता नैना से ज्यादा वोट ले लिए हमने। हाँ जी जी बिल्कुल। और वो एक ये भी था, मुझे, मैं जहाँ पे भी गई सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी, मैं नतमस्तक हूँ आदरणीय चौधरी देवीलाल जी चौटाला साहब के, क्योंकि किसी ने भी एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि जिसने क्रिटिसाइज किया हो पार्टी के लिए या नीतियों के लिए। उन्होंने कहा बेशक हर चीज़ हरियाणा प्रदेश में जितनी जन कल्याण की नीतियां हैं वो आप ही के परिवार से बनी है, लेकिन इस बार हमारा एक मोटिव है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। तो उस भावनात्मक तरीके से लोगों ने वोट डाले, ना कि ऐसा नहीं था कि बोले खुश तो हम कांग्रेस से भी नहीं है। बीजेपी को आउट करने के लिए वो कांग्रेस को वोट कर रहे थे। लोगों ने ये बड़े खुले लफ्ज़ों में मुझसे कहा, और मुझे ये भी कहा कि बेटी है तो तेरे तू वोट देने की, लेकिन इस बार हमारी मजबूरी है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम इस चीज़ को दूर करेंगे। अब मैं जब जाती हूँ लोगों के बीच में तो वो सभी इस चीज़ का मलाल भी महसूस करते हैं कि अगर यही होना था, हमें क्या पता अभी कांग्रेस और बीजेपी ही मिले हुए हैं, यही होना था तो फिर हम अब एक। अच्छा, ये मिलावट का खेल ना जनता को समझ में नहीं आता। कई बार ये कह दिया जाता है कि भाई आईएनएलडी बीजेपी के लिए काम कर रही है, कई बार ये होता है जेजेपी ने तो खैर समर्थन दिया ही था, पिछले सरकार में वो शामिल थी, उनके ऊपर लगता है। तो आप लोग सारे कह देते हो कहते हैं कांग्रेस बीजेपी को कर रही है, तो जनता बड़ी कंफ्यूज होती है भी कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कोई मिल के चल रहा है नहीं चल रहा है, ये खेल क्या है, ये चीज़ समझ ही नहीं आती है। सारे के सारे एक दूसरे पर लगाते हैं, कहते हैं हाँ वो उससे मिला हो, उससे मिला हुआ है, मिला कि कौन किससे है। जनता जब तक नतीजे आए, जिस दिन नतीजे आ रहे थे विधानसभा के 11 बजे तक तो जनता कंफ्यूज थी, लेकिन जैसे 11:30 हुए और जब नतीजे उनकी उम्मीदों के उल्ट जब आने लगे, तब जनता के सारी चीज़ें समझ में आ गई कि हमें केवल बरगलाया गया था, असल में तो बी टीम कांग्रेस पार्टी निकली। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ जिसके थ्रू आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन के दौरान भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा वहाँ पे कन्वेंसिंग के लिए गए कांग्रेस के नुमाइंदे की, और जमाल एक गांव है उसमें उन्होंने मंच से कहा कि भाई आया तो हूँ मैं कांग्रेस खातर, पर कांडा मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। सीधा सीधा इशारा करके आए कि बीजेपी को वोट डालने। एक नंबर सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके बीच में ये है। दूसरा एग्जाम्पल आप ये देखें कि 72 टिकटें कांग्रेस की तरफ से बांटी गई, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बांटी। 72 टिकटों में 16 ऐसे सिटिंग एमएलए थे जिनकी अगर सर्वे की रिपोर्ट आई तो वो ये आई थी कि ये इस बार सीट नहीं निकाल सकते। प्लस में 8 और ऐसी सीटें थी कि जिसमें ये था कि ये सीट कांग्रेस के खाते में, अगर इनको टिकट मिलती है तो एक चिन्हित कर लिया गया था, अगर ये आपने इन लोगों को टिकटें दी तो ये सीट नहीं निकाल पाएंगे। उन्हीं लोगों को टिकटें दी गई। उससे भी बड़ी बात, हर एक विधानसभा में थपकियां दे रखी थी कि किसी को किसी विधानसभा में 25 ऐसे थे कैंडिडेट खड़े कर रखे थे, किसी में 30, जुलाना जैसे में तो 82 भी थे। मतलब सबको तो राजा बनने का आशीर्वाद दे रखा था कि ठीक है टिकट आपकी है, टिकट तेरी गोज में है, ये कह के आए। और उसके बाद जिनको टिकट दी, एक जाहिर सी बात है एक को मिलेगी टिकट, तो बाकी वो जो नाराज हो गए वो निर्दलीय फार्म भर के खड़े हो गए। आप किसी से भी जाके पूछो, मैंने तो जब भी मैं गई हूँ मैंने तो बहुतों से पूछा भी कि फ़ोन फान आया था क्या ऊपर से आपके बड़े नेताओं की तरफ से, उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ़ोन नहीं आया, किसी को मनाने नहीं पहुँचे।
जैसे था हालात पे छोड़ दिया, अभी ठीक है। और उनको ये भी पता था कि भी ये सीट तो निकलनी नहीं, तो अच्छा है आप सबसे बड़ा तो आप उचाना वाली सीट का एग्जांपल ले लो। तो अच्छा, ये जो उचाना वाली चीज़- में खतरा हो गया अभी, वो मामला कोर्ट में चला गया। हाँ देखो जी, कोर्ट में जाए चाहे कहीं जाए, लेकिन एक बार तो लोगों को तो ठगा ना, मतलब एक गुमराह तो किया गया लोगों को। उसके बाद आप तीसरा एक बड़ा उदाहरण आप देखो, इनकी एक कदावर नेता किरण चौधरी जी कांग्रेस में जो अपना बड़ा कद रखती रही, वो जब बीजेपी में शामिल हुई तो उन्होंने बड़े खुले लफ्जों में एक बात कही कि बाबू बेटा जब मेज के नीचे से हाथ मिला रहे हैं तो क्यों ना मेज की परली साइड जाया जाए। ये तो तीसरा मतलब आप बड़ा- ये कह रहे हैं किरण ने जो कर लिया देख लिया था, अब जो उसने किया वो ठीक किया। नहीं, वो उनका फैसला है, उनका निजी फैसला है, मैं उनको ठीक या गलत मैं नहीं कह सकती। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात बता रही हूँ कि लोग, आप कह रहे हो कंफ्यूज, मैं ये कह रही हूँ पहले तक तो कंफ्यूज थे, अब लोगों को क्लियर हो चुका कि असल में अगर बी टीम कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी रही। इनके शीर्ष नेतृत्व भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के। वही एलनाबाद की सीट, जिस एलनाबाद में बाई इलेक्शन में तो कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है, बीजेपी रूलिंग पार्टी है और अभय सिंह जी वो सीट निकाल लेते हैं। और इस विधानसभा चुनाव में वही जो है भारतीय जनता पार्टी फिर वहाँ पे जमानत जब्त कराते हैं, कांग्रेस सीट निकाल लेती है। ये इससे बड़ी मिली भगत और कैसे साबित हो गया, आप बताओ। अच्छा, अभी आपने ना कांडा का जिक्र किया था, गोपाल कांडा का। जी, कांडा से आपने भी हाथ मिलाया विधानसभा में, है ना, तो ये आपको क्या लगता है, ये फैसला ठीक था? जी नहीं, ये फैसला बिल्कुल कतई ठीक नहीं था। और कई बार ऐसे फैसले जो है हो जाते हैं राजनीतिक तौर के ऊपर। बाद में तो अभी अभय सिंह जी ने भी इस बात के लिए कहा कि भाई ये फैसला हमारा ठीक नहीं था। क्योंकि पहले जो है जब वो कोई किसी मामले में उनका नाम आया और चीज़ें चली, आज हम उस बात पे जिक्र नहीं करें क्योंकि लिटिगेशन वो कोर्ट से फारिग हो गया मामला, तो उसमें हम खिलाफत में थे, फिर उसी आदमी को हम ठीक मानते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, फैसला करते हैं, तो जनता भी कई बार ना एनालाइज करती है कि भाई ये यार क्या कर रही है। बिल्कुल ये चीज़ें थी और इसमें कहीं ना कहीं गलत फैसला था ये। बेशक आपकी सीटें 1 से 2 हो गई, पिछली बार अभय सिंह चौटाला ही अकेले विधानसभा में गूंजते थे, INLD का चेहरा थे, अब आपके 2 विधायक हैं, तो ये मलाल तो कहीं ना कहीं रहता होगा, अभय सिंह होते तो ज़्यादा बेटर होता, भले ही एक होते 2 की जगह। जाहिर सी बात है जी, अभय सिंह जी चौटाला को विधानसभा में लोग बहुत मिस करते हैं। और लोग मतलब जिस समय नतीजे आए, इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए, क्योंकि हमें भी ये नहीं था कि भी ये इतने ज़्यादा मिलके और ऐसा हो जाएगा चुनाव का, और उनको ज़रूर मिस करते हैं। और मैं यही मानती हूँ कि अभय सिंह जी चौटाला के अब 2029 में जो लोगों के दिल में मलाल है वो पूर्ण रूप से दूर करेंगे और 87 का इतिहास दोहराने के ये कैसे होगा, ये और कॉन्फिडेंस में मारे गए या क्या चीज़ें होगी? मतलब इलाहाबाद तो आप जीत ही सकते थे, ये सेफ सीट मान रहे थे, है ना, किसानों का। ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं थी। मैंने आपको कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर जो है अभय सिंह को हरा दिया? मिलके इन्होंने ये गेम खेला। आप खुद देखें कि बीजेपी को बाई इलेक्शन में कितने वोट आए और अब विधानसभा में कितने वोट आए। एक डमी कैंडिडेट ही तो था, जिसको शायद मेरे को लगता है कि शायद घर से भी वोट डलवाते तो ना आते। तो इस तरीके से इन्होंने एक मिली भगत, एक साजिश थी कि अभय सिंह जी चौटाला क्योंकि विधानसभा में इनको नाको चने चबाए रखते थे, बेशक चाहे एक विधायक थे, तो ये चाहते थे कहीं ना कहीं इनसे छुटकारा ले हम और अभय सिंह को यहीं पे घेरे हम। अच्छा, डबवाड़ी से आप क्या आदित्य देवीलाल बन गए विधायक, जी, बीजेपी में थे, बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, एन वैक पे क्या चीज़ें हुई हैं, कूद के इधर जो है ना INLD में आ गए। आपको क्या लगता है बीजेपी से लड़ते चुनाव जीत जाते? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाते बीजेपी से। सुनैना चौटाला डिजर्व करती थी डबवाड़ी से चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मैंने कभी भी पार्टी के अंदर ये चीज़ नहीं देखी कि मुझे कहाँ से टिकट देंगे। मैंने नहीं, आपको क्या लगता है कि बाई चांस है, मान के चलते हैं नहीं, आप वहाँ से चुनाव लड़ते अगर, तो आप भी जीत जाते? देखिए, आदित्य ने वहाँ बहुत मेहनत कर रखी थी, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि भी मैं जीत जाती या क्या, नतीजा कुछ भी हो सकता था। नहीं, कई बार लगता नहीं फतेहाबाद तो मैं गलत फंस गई, क्योंकि जुलाना की तैयारी हो रही थी, जुलाना में आपने काम किया था, चुनाव लड़ने की तैयारी तो जुलाना से थी आपकी, विनेश फोगाट वहाँ पे एन वक्त पे आ गई तो आप स्विच हो गए फतेहाबाद में। नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगी।
जो मैंने सिर्फ एक पार्टी के लिए महिला कैडर की मुझे जिम्मेवारी थी और जुलाना की मैं प्रभारी थी, इसलिए अक्सर लोगों को ये बात लगती थी, तो मेरे जुलाना में विजिट ज़्यादा रहती थी, तो लोगों को ये लगता था कि ये जुलाना से ही चुनाव लड़ेंगी। पार्टी का फैसला होता है और जो पार्टी का फैसला है मुझे लगा वो कहीं ना कहीं ठीक है कि आज हमें चुनाव लड़के ये साबित करना था कि जो जेजेपी पार्टी या जो भी हमारे विरोधी दल ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल तो है एकदम से ख़त्म हो गई, तो अब इंडियन नेशनल लोकदल को एक रिवर्स करना था, बैक करना था, उसी फील्ड में उस जो कार्यकर्ता है उनको हमें चार्ज करना था। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव था वो सिर्फ इसलिए था कि हमारा कार्यकर्ता संगठन की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा तो होगा कि सुनैना जी डबवाली से चुनाव लड़ लेती, आप जीत जाती, किसी ने कहा आपको? नहीं, कह तो देते हैं सारे, बहुत सारे लोग कह देते हैं इस बात उनको उम्मीद थी कि भाई ये विधायक बने, डबवाली से लग रहा था कि सेफ हो सकती थी। तो अभी भी इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक है डबवाली से, तो कोई फर्क नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए कांग्रेस में आज के दिन भी लोग मानते हैं और बीजेपी भी कहते भी हुड्डा ही है जो कुछ है। बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, क्योंकि इस बार जो गवर्नमेंट बनी है वो उन्हीं की बदौलत तो बनी है। बीजेपी तो कहेगी कि बहुत बड़ी चीज़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लिए, लेकिन जो फैक्ट जो रहा, आज की जो स्थिति है, आज लोग इस बात को नहीं कहते। आप रोहतक जाएं, झज्जर जाएं, सोनीपत जाएं, तो आपको जो आम वोटर है, जो खेत खलियान में जो हमारे किसान, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं या मेरे भाई जितने बैठे हैं, एक बात कहते हैं कि हुड्डा खत्म, कांग्रेस खत्म। अच्छा, एक वक्त तो ऐसा आ गया था विधानसभा चुनाव से पहले कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक बहुत सारा आपका भी वोट बैंक खिसक के उधर चला गया था कांग्रेस की तरफ। जी जी चला गया था बिल्कुल। इसका भी एक मैं आपको तो लोगों को लगा था कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहा है, मतलब तो भाई वहाँ लग जाओ सारे के सारे। बहुत जोर शोर से थे और मैं तो मैंने कई बार तो ये जो चले गए थे ये लौट के आ गए या अभी थोड़े से हैं वहाँ रुके? नहीं जी नहीं, बिल्कुल। अभी मैं आपको यही इसी टॉपिक पे आ रही थी, इसी बात पे आ रही थी कि मैंने तो कई बार जो है पत्रकार जब मुझसे पूछते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे देखते हो, तो आपके सवाल का एक जवाब मैं दूंगी कि जो हारी हुई बाजी जीतते हैं उसको तो सिकंदर कहते हैं और जो जीतती हुई बाजी हारे उसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं। आपने तो कह दिया, उनको दर्द तो देखो उनको कितना हुआ है, वो तो सरकार बना रहे थे। हाँ, तो दर्द वो अफसर जो है वहाँ पे कोठी पे हाजिरी मार रहे थे, कहते सर पोस्टिंग देना ठीक ठाक, हम आगे आपके पास। उनको दर्द कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने ना बनने का नहीं है, उनको एक खुशी है अंदर के ईडी जो है ना, ईडी से बच गए वो। उन्होंने, मैंने जिस दिन सब मुझसे सब बात कर रहे थे, बोले कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, हर एक के जुबान पे था, तो मैंने एक बात कही कि मैंने कहा नहीं बनेगी। बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है नहीं बनेगी। मैंने कहा मैं तो एक छोटी सी बात देखती हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी को जब ईडी का डर दिखाया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद नवीन जिंदल जी को ईडी का डर दिखाया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के ऊपर जब वो लाइन में पड़ती थी नीचे कि जल्द ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर, इलेक्शन के दौरान आप लोगों ने भी चलाई होगी, ये लाइन देखी भी होगी, जब राव दान सिंह के और छोकर के ऊपर जब ये ईडी की रेड पड़ी थी तो एक लाइन नीचे आने लग गई थी कि जल्द ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर। 3 दिन तो वो लाइन दिखी, चौथे दिन लाइन नहीं दिखी। तब मैंने कह दिया कि ये दोनों तो चले गए थे बीजेपी में, लेकिन भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा कांग्रेस को बेची है बीजेपी में, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। और वही बात हुई जब टिकटें बंटी तो ये बात कहीं ना कहीं क्लियर होती चली गई। और आज जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो इन्हीं की बदौलत है, अदरवाइज उनको खुद को भी इस चीज़ का नहीं पता था, वो खुद भी ये नहीं मान रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट बन रही है। मतलब आप ये कह रहे हो कि भी जहाँ जहाँ ईडी का दखल होता है वो सारे के सारे बीजेपी के लिए काम करते हैं? बिल्कुल करते। तो अभय सिंह की भी जांच करी थी ईडी? देखिए, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जिन्होंने 10 साल कैद काट ली, लेकिन अपनी जो हरी पगड़ी है वो किसी के दरवाजे के आगे रख के नहीं, ये खूबी थी उनमें, ये खूबी थी। और ये उनमें एक, मैं यही कहूँगी कि एक ऐसे नेता जिन्होंने कभी भी जुल्म के आगे झुकना नहीं सीखा था। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई लड़ी, जेलें काटी,
जब चौटाला साहब के ऊपर ये बात आई तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे बाप ने भी जेल काटी है, मैं भी जेल काट दूंगा। जेल तो राजनीतिज्ञों का गहना होता है, कोई बात नहीं, मैं ये जेल काट लूँ, लेकिन नहीं वो बड़े स्ट्रोंग थे, नो हाँ, डाउट, मैं जो है आज वो झुकूंगा नहीं है, नहीं। लेकिन वो बड़े स्ट्रोंग रहे हैं। जी बिल्कुल। अब वो उनसे याद आ गया मुझे, इनकी फोटो लगा दी जेजेपी ने, थोड़ा सा ना ऐतराज भी जताया, अभय सिंह जी को गुस्सा भी आया, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पैर में जूता हुआ है, उधर से भी जवाब आया, कहता मेरे साइज का बड़ा है। तो चीज़ें हुई। तो ये एक तो ये कि भाई उन्होंने फ़ोटो क्यों लगाया, जी उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं या कैसे देखते हैं। और दूसरा, आपको भी अब ये लग गया कि भाई अब फ़ोटो वोटो तो लगा लिया, अब हटा तो सकते नहीं, अब क्या करेंगे, या अभी कोई मन में चीज़ें चल रही हैं कि नहीं 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 फ़ोटो तो हम हटा के रहेंगे या हटवाएंगे, हम हमारा फ़ोटो, हमारे नेता का फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं, इसको लेके कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, अभय सिंह जी के बयान के पीछे आप ये सोचें कि वो बयान तो सबने देख लिया, लेकिन वो बयान क्यों आया? क्योंकि एक इंसान आपको इतना दर्द दे के गया, दर्द, जो इतना दर्द दे के गया, आज उनकी जब कोई बात आएगी तो वो इस तरीके का एक रिएक्शन था, एक नॉर्मल इंसान का, एक स्वाभाविक सी बात है कि पारिवारिक सदस्य जो उनको इस तरीके से पीछे पीठ में छुरा घोंप के चले गए, उनके प्रति उनका एक व्यवहारिक जो गुस्सा था। लेकिन जहाँ तक बात फोटो की है, तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक इतने बड़े नेता थे, आपने खुद देखा, जो मैं कहती हूँ पहले तो हमें शायद फिर भी हम सोच लेते थोड़ा बहुत, लेकिन जिस दिन वो इस दुनिया से गए और उसके बाद जो लोग उनके आए, जो उनके बारे में रिमार्क्स हमने पढ़े उनके, तो एक नतमस्तक हुए कि देखो कितने बड़े जो जी, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए, वो कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे। उनकी फोटो तो अगर बीजेपी भी अपने पोस्टर में लगाए ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लगा लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात जेजेपी की है, तो ये वो दल है जिसने उन्हें जींद बाई इलेक्शन में रात के 10:30 बजे, और वो जेल में भेजे जा रहे थे, और उनका आप देखो कि उन्होंने ये जेजेपी, वो बोल नहीं पा रहे थे, उनको इतना दुख था कि जेजेपी पूरा वर्ड नहीं बोल पा रहे थे वो, और उस समय उनको वहाँ भेजा गया। तब ये प्रेम क्यों नहीं जागा? जिस समय बीजेपी से हाथ मिला रहे थे, उनकी फोटोएं वहाँ से गायब कर दी गई थी, और जितने जैसे मनोहर लाल जी खट्टर हैं और उनकी सबकी फ़ोटो लगा ली गई थी, तब ये दादा का प्रेम क्यों नहीं जागा? सवाल ये उठता है कि मंशा क्या है? उनकी फ़ोटो लगा के उनकी फ़ोटो का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है? किसान विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही, क्योंकि किसानों ने आंदोलन किया और उसके साथ उन्होंने हाथ मिला के रखा। तो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की फ़ोटो लगा के वो क्या शो करना चाह रहे हैं? जबकि आदरणीय चौटाला साहब हमेशा किसान के पक्ष की बात करते थे, गांव और ग्रामीण अंचल की बात किया करते थे। तो अब आपने एक तरह से मतलब ये सब्र कर लिया है कि ठीक है अभी फोटो लगा लो आप, या इस पे कुछ सामाजिक तौर के ऊपर उनका अधिकार है, और मैंने जैसे कहा कि उनकी फ़ोटो तो हर घर में है। मैं तो कह रही हूँ बीजेपी वाले भी लगा लें तो कोई बात नहीं, बात सब्र की नहीं है, बात एक एथिक्स की है कि भाई उनके एथिक्स क्या थे, और या तो फिर उनके एथिक्स को फॉलो करो और या उनकी फ़ोटो को ना लगाओ। इसका फ़ायदा मिलेगा जेजेपी को फोटो का? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग इस मंशा को समझ चुके हैं। और चौटाला साहब ने एक जेजेपी पार्टी के लिए एक वर्ड कहा था, गद्दार का, तो वो वर्ड जो है वो लोगों के दिमाग में पहले आता है और वो बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। ये तो एक चर्चा में बने रहने के लिए या इस तरीके के मुद्दे जो हैं लेके आते हैं और लोगों के बीच में अपनी प्रेजेंस शो करने की तरीका है। अच्छा, अभी ना रेस चल पड़ी है, मतलब आईएनएलडी दौड़ रही है मैदान में। आईएनएलडी ने, हम तो ये कह रहे हैं, इनिशिएटिव भी लिया, उन्होंने पहल की भी, ठीक है चुनाव हो गया होगा, जो चीज़ें हमारे 2 विधायक आगे की तैयारी करो, है ना। कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए, पहले पानी की बात उन्होंने की थी, फिर अभी बिजली की आप बात कर रहे हो। जेजेपी भी निकलाई पीछे पीछे, है ना, दुष्यंत अलग, दिग्विजय अलग। दिग्विजय की निगाहें जो हैं हिसार सीट के ऊपर भी हैं, हिसार में थोड़ी सी उनकी फ्रिक्वेंसी जो है बढ़ रही है। कांग्रेस अभी जो है वेट कर रही है, उनके जो घोड़े अभी अस्तबल में हैं कि भाई वो संगठन का पूरा निर्माण होगा, कायाकल्प होगा, और उसके बाद में वो निकलेंगे। इस रेस को कैसे देखते हैं? बड़ी तो 3 ही अभी पार्टियां हैं जो बीजेपी को के खिलाफ आप कह सकते हैं, पोजीशन में कह सकते हैं। खुद को कहाँ पाते हैं, या किस तरह की रेस?
देखिए आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका सही मायने में कोई अगर निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। ये बात तो विधानसभा में खुद स्वयं जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी मानी कि विपक्ष में आज इंडियन नेशनल लोकदल ही खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल एक तरीके से मैं कहूँगी चैप्टर जो है, कांग्रेस को अपना चैप्टर क्लोज होता दिख रहा है। आप जिस संगठन की बात कर रहे हैं, पहली बात तो 10 साल से कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस संगठन की इंतजार कर रहे हैं 10 साल से, और 10 के भी 11 हो गए जी। 10 के भी 11 हो गए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, आज तक वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। जो एक आप कह रहे हो विपक्ष की भूमिका में मुख्य दल है, वो अपना नेता प्रतिपक्ष जो इस लिहाज से हैं, सीटें ज़्यादा उनकी पास है, 37 सीटें हैं। हाँ, तो उसी लिहाज से। और दूसरी एक बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक कोठी को बचाने के लिए, अपनी वो जो नेता प्रतिपक्ष की कोठी को बचाने के लिए आए दिन बीजेपी के नेताओं के आगे नाक रगड़ते हुए आपको दिखेंगे। तो एक कोठी को बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए जहाँ वो इतने प्रयासरत हैं, वहाँ कैसे उम्मीद कर लें कि पूरा संगठन तैयार हो जाएगा? क्योंकि आज तक वो ये नहीं डिसाइड कर पाए कि असली कांग्रेस आखिर है कौन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये चीज़ तक हरियाणा में फैला दी कि हुड्डा इज़ कांग्रेस, कांग्रेस इज़ हुड्डा। तो अब उस बीच में शैलजा जी कहाँ चली गई, इस बीच में सुरजेवाला जी कहाँ चले गए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इन बातों से खफा हैं। और ये देखो, आपने प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, जो नेता छोड़ के गए हैं कांग्रेस, वो सीधा सीधा उन्हीं को टारगेट करके गए हैं। अच्छा, दूसरा और इंडियन नेशनल लोकदल, आपने कहा कि ये जो रेस है इसमें सबसे आगे इंडियन नेशनल लोकदल है। हमने पानी के मुद्दे पे लड़ाई लड़ी और पड़ोसी राज्य को झुकना पड़ा और पानी छोड़ना पड़ा और पानी खेतों तक आया। बिजली के लिए हमने अभी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल जो है सही मायने में जनता की आवाज़ को उजागर करती है। आप देखेंगे कि हर दिन इस बात के लिए हम चिंतित हैं कि लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा जो है महंगाई का बर्डन लादा ही जा रहा है। 40 रुपए के सरसों के तेल की बोतल एकदम से 100 रुपये कर दी, यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा। अगर आप 2 गुने से भी ज़्यादा अगर आप एकदम से रेट बढ़ाओगे तो एक गरीब आदमी क्या करेगा? तो इंडियन नेशनल लोकदल का ध्येय जो है, जो चौधरी देवीलाल जी की, चौटाला साहब की जो एक विचारधारा है, उस पे चल के हमेशा आगे अग्रसर है। अच्छा, अभय सिंह जी के बारे में ना अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी लोग बयां करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अभय जो है साफ दिल का आदमी है, जो कह देते हैं वो करते हैं, फेरबदल नहीं है, या झूठ नहीं बोलते हैं, भैया तो करेंगे या नहीं करेंगे, जिसको देंगे खड़ा सा जवाब दे देंगे। कई लोग ये भी कहते हैं यार गुस्सा बहुत आता है। ये गुस्सा जो है, कभी कभी पार्टी की इंटरनल मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो कोई हिम्मत कर पाता है? हिम्मत इसलिए कि लोग कहते नहीं अक्सर। तो भी अभय सिंह जी थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज ना किया करें, ऐसी कभी बात होती है? देखिए जी, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कभी भी उनको इस तरीके से गुस्से में नहीं देखा। और जो दूसरी बात है, जो वो हमें सिर्फ वो तो दिख जाता है कि उसको एकदम से जवाब दे दिया, लेकिन उसके पीछे की कहानी भी होती है। वो एक बार जाता कहानी है, जनता तो समझेगी। हाँ, जनता नहीं समझ पाती। वो एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार वो मना कर चुके हैं कि भी वो उस काम को ही यस करते हैं जो वो कर पाए। पहली बात तो वो कभी भी लोगों को ये नहीं कहते कि तू बरगलाते नहीं है कि भी तेरा काम मैं करा दूंगा, तू ये वोट देना, या इतने तू मतलब चुनाव में इतने पैसे लगा देना, या तू गाड़ी भर के लाना, वो कभी नहीं कहते ये बातें। काम है, हमारे कई कार्यकर्ता तो इस बात के लिए नाराज होते थे कि जी आपने जेजेपी वालों का काम करा दिया, तो वो कहते थे बेचारा कोई बात नहीं, उसको जरूरत थी, मैंने काम करा दिया। ये चीज़ भी उनकी है। अच्छा, मतलब अभय सिंह जी जेजेपी के लोगों का भी काम करा देते हैं? करा देते थे अबे भाई साहब। उनको ये लगता था कि ये हमारे ही कार्यकर्ता हैं, किसी ना किसी तरीके से बरगलाए गए। वो जब बेशक चाहे वो दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन अगर उनको लगी कि इसको बहुत ज़रूरत है तो वो काम करा देते थे। और आज वही वजह है कि आज जो जितना भी जेजेपी का कैडर है, सारा जो है इंडियन नेशनल लोकदल में आ चुका है। और जैसे उन्होंने कहा कि जूता मेरे पैर में जूत आता है, तो उसको आप, मैंने कहा ना, हर एक बात के 2 पहलू होते हैं। इसका दूसरा पहलू बता दो। जो एक पहलू तो वो जो लोगों ने समझा, हाँ, और दूसरा पहलू ये है कि ये एक ऐसे इंसान है कि जो राजनीति को भावनात्मक तरीके से करते हैं। इसी का ही मतलब भाई, उन्होंने कहा कि मेरे पैर में जूत आवे, तो इसके 2 मतलब मैंने कहा वो दर्द था,
दर्द था। वो उनका दर्द था कि भाई और मेरे लोगों ने समझा कि वो ये कह रहे हैं कि भी जूता मेरे पैर में आता तो जूता मारूंगा। तो हाँ, ये चीजें लेंगे ना। हाँ, ये एक वो चीज़ लेगी, लेकिन वो उनका दर्द था। आप ये देखें कि एक चौटाला साहब दादाजी ने एक एक ईंट करके इस पार्टी को जोड़ा और उन्होंने एक पल में खिंडा दिया। और उसके लिए हमने कितना स्ट्रगल, आज हमारे बीच में ना तो माँ है ना पिताजी रहे, तो वो क्या दर्द नहीं होगा उनको दर्द तो होगा ना इन सब चीज़ों का। तो वो जो दर्द था उस वजह से वो कई बार ऐसे बोल जाते हैं बातें। बाकी ये है कि भी एक राजनीतिक बोलने के बाद कभी रिग्रेट करते हैं? हाँ, वो बोल देते, वो कहते हैं मैं तो भाई मैं तो बोल देता हूँ भाई, मैं तो जो सीधी बात है कोई कैसे समझे, अब मैं उस चीज़ को कैसे कवर करूँ, कोई समझने वाले तो। लेकिन हम कहते हैं उनको, सभी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व, मैं तो क्या कहूँगी, मैं तो बहुत छोटी हूँ उनसे, तो शीर्ष नेतृत्व इस बात को कहते हैं कि अभय जी आपने ऐसे नहीं कह रहे, मैं कोशिश तो करता हूँ भाई, यूँ है मैं आपा तो ऐसी मेरे से मन में नहीं रखा जाता। एक्चुअली बात वो एक है कि एक आदमी तो होता है ना, ऊपर से मीठा बोल के अंदर मन में कितनी वो कैंची चलाते रहे। अभय सिंह जी वो काम नहीं कर पाते। अच्छा, हर पार्टी में ना होते हैं थोड़े सलाहकार होते हैं कि स्पेसिफिक नहीं जा रहे आप आगे भी, जेजेपी के कौन है, कांग्रेस के कौन है, तो आईएनएलडी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभय सिंह जी को थोड़ी सलाह देते हैं या देते होंगे। हैं अभय सिंह जी जैसे है, अभी जैसे हमने अपना संगठन बनाया तो बाकायदा उन्होंने पार्टी के जिस इलाके से बना रहे, जैसे मान लो हिसार का हमने जिला अध्यक्ष बनाया, तो हिसार के लोगों से बाकायदा पूछ के उनके रिव्यूज लेके और फिर जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है रामपाल माजरा जी, उनके आगे रख देते हैं और फिर यही कहते हैं कि माजरा जी अब आप देख लेना, आप वो कभी भी इस चीज़ में यूँ नहीं कि भी मैं जिसको कहूँ उसको बना, वो पूछते ज़रूर हैं, रिव्यूज़ भी लेते हैं, जिसमें कई बार ऐसे भी सिचुएशन आ जाती है कि 5 लोग तो कह रहे हैं कि जी ठीक है, एक कह रहा है जी बिल्कुल गलत है, तो उसमें अभय सिंह जी ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसको आप ठीक कर लेंगे। तो वो बातें हैं। अच्छा, दिग्विजय सिंह के बारे में ना लोग ऐसा जज कर रहे हैं कि भाई वो चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का हिसार से, उनको लगता है भी दुष्यंत जो है यहाँ से लड़े हैं तो क्यों ना मैं इस बार लड़ूं। ऐसी स्थिति होती है तो चुनाव तो आपने भी लड़ा जी, है ना, दिग्विजय सिंह की माँ आपके सामने थी, नैना चौटाला थी आपके सामने, उनसे ज़्यादा वोट भी लिए आपने जी। तो वो चुनाव लड़ते हैं, तो ये माने सुनैना भी चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का? पार्टी का जो आदेश होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी, जो पार्टी का आदेश होगा, अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो मैं निश्चित रूप से जरूर लड़ूंगी। तो कई बार निशाने पे तो चीज़ें होती हैं, एंड टाइम पे तो आदमी आता नहीं है, तो वो कई बार रहता है कि हाँ मैं थोड़ी सी विजिट साथ साथ रखूँ, यहाँ भी रखूँ, फतेहाबाद में भी आप टाइम दे रही हैं। नहीं, मैं फतेहाबाद में भी टाइम दे रही हूँ, मैं यहाँ पे भी आती हूँ जब भी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जिन लोगों ने चुनावी समय में मेरे साथ खड़े रहे और उनके जो भी कोई भी प्रोग्राम हो, कि शादी है या कोई किसी के घर में पोता हुआ है, या मुझे जब बुलाते हैं मैं आती हूँ, कोई गोडा निवाना है तो मैं जरूर जाके आती हूँ, क्योंकि मैं उनसे ये तो आपके बारे में कहा जाता है, सुख दुख में आप शामिल होती हैं, बेशर्ते आप कितना ही आपका टाइट शेड्यूल रहे, आपको कितना ही जाना पड़े आगे पीछे। यही एक मान सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल जो है हमेशा अपने कार्यकर्ता को देती है, और मैं ये मानती हूँ कि ये देना भी चाहिए। तो मैं उस नज़र से जाती हूँ। हिसार के ऊपर भी नज़र रखूँगी मैं, बिल्कुल क्यों नहीं रखूँगी, हिसार पे भी रखूँगी मैं, फतेहाबाद पे भी रखूँगी, जहाँ मैं जुड़ चुकी हूँ मैं क्यों नहीं रखूँगी, मैं ज़रूर रखूँगी। ये एक मेरी जिम्मेवारी भी बनती है। अगर मैं आज चुनाव लड़ ली, क्या मैं चुनाव लड़ने तक ही लोगों से बातचीत करती हूँ, ये देखा जाता है। मेरा ये सौभाग्य है कि चौटाला साहब ने भी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा हिसार से, और उससे भी बड़ा सौभाग्य है फतेहाबाद से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने चुनाव लड़ा हुआ है। मैं अपने आप में इसी बात में अपना गौरव महसूस करती हूँ कि मुझे 2 ऐसी सीटें मिली जिनने इतने बड़े बड़े नेताओं ने जो है यहाँ से चुनाव लड़े, और क्यों ना मैं। और उन्होंने एक चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहे, वो उन्होंने परिवार बनाए। आप देखें आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के किसी भी घर में आप जाओगे, कहेंगे चौधरी साहब तो हमारे घर आए थे, चौटाला साहब के लिखेंगे जो सब हमारे घर आए थे। उनका तो बहुत मैं वास्ट उनका एरिया था। अगर मैं राजनीतिक मंच पे तो सीकर से भी जीत गए थे, वो तो सीकर से भी जीत गए थे। आप लेकिन दिक्कत तब आ गई जब वो एक सीट छोड़नी पड़ गई रोहतक और सीकर में से। जी बिल्कुल, तो लोगों में थोड़ी सी नाराजगी होती है, कहते हैं यार हमारी सीट हमारी सीट छोड़ दी। ये देखो पॉलिटिकल जो है कुछ एनालाइज करने में। अच्छा, आपका तो एफिलिएशन भी हिसार से रहा है, आपका तो मायका भी तो हिसार में ही आता है जी मेरा, बिल्कुल, इसलिए मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो लंबा गोत है आपका तो? जी हाँ, मेरा लंबा सरनेम है। हाँ, तो और मैं आपकी पढ़ाई जो है आपकी एफसी कॉलेज में रही है हिसार में, फुटबॉल की आप प्लेयर रही हैं, तो ये प्लेयर वाली भूमिका कभी कभी आती है पॉलिटिक्स में?
आती है ज़रूर ये। मन करता है किक मारने को? हाँ बिल्कुल, जब मैं बच्चे खेल रहे होते हैं ग्राउंड अच्छा, में फुटबॉल को नहीं, मैं तो और तरीके से पूछ रहा हूँ, राजनीति में किसी नहीं किक नहीं करना नहीं 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 वो वहाँ पे मैं जो रूल्स जो देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने बनाए, मैं उनको फॉलो करती हूँ। रूल ऑफ द गेम्स बदल गए हैं अभी। जी बिल्कुल, ये पॉलिटिकल जो है, मैं मानती हूँ कि राजनीति को हमें समाज नीति से करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। आज तो राजनीति को व्यापार बना दिया गया है, जो कि बहुत गलत है। आप एक बात देखें, भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है, आप कहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। एग्जाम्पल देखें आप, डीजल सस्ता खरीदते हैं, लोगों को महंगा बेचते हैं। महंगाई भी किस तरीके से आप देखें, डबल से भी ट्रिपल करके वो बेच रहे हैं। बिजली सस्ती खरीदते हैं, 3 रुपये बेचते 7 रुपये हैं, और उसके ऊपर भी अब 40 पैसे और यूनिट के बढ़ा दिए। तो ये क्या, आपको क्या लगता है, ये जनता की सेवा है या व्यापार है? ये तो व्यापार हुआ कि आपसे सस्ती चीज़ खरीद के और अपने लोगों को ही महंगी चीज़ बेचना, ये तो व्यापार है। अब तेल भी, सरसों का तेल भी 40 रुपये से 100 रुपये की बोतल कर दी। तो ये मैं इस व्यापारीकरण से मैं जो है, मैं कभी भी मैं इस बात से सरोकार नहीं रखती कि व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी फील्ड में हैं, जैसे अब अगर पॉलिटिकल फील्ड में आप लगाओ, तो आप है ना जो बड़े विशेषज्ञ हुए हैं इस फील्ड के, तो उनके लिए आप उनको पढ़ना जरूर चाहिए। तो मैंने जब मैंने देखा, मैंने चाणक्य जो हैं बहुत बड़े विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ रहे, उनकी मैंने एक कोटेशन पढ़ी कि जिस राष्ट्र के जनता के ऊपर भोजन की सामग्री के ऊपर अगर कर लगने लग जाए, तो आप ये समझ लेना कि उस राष्ट्र का व्यापारीकरण हो चुका है। तो आज हमारे दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे, सब चीज़ों पे टैक्स है। तो ये सीधी सी बात है कि हमारे देश का व्यापारीकरण भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। अच्छा, चूंकि आपके पास में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी है इनेलो में, महिला विंग का, जी, महिलाओं के लिए क्या विजन रखते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ आपने मुझसे पूछी, क्योंकि जब भी मैं हरियाणा प्रदेश में जब मैं गई हूँ, क्योंकि बात सारी पार्टियां करती हैं, कहते हैं रिजर्वेशन देंगे, इतनी टिकटें देंगे, इतना ये कर देंगे, वो कर देंगे, चुनाव के वक्त में चीज़ें सब हो जाती हैं फारिग, सब फारिग हो जाते हैं। दूसरा एक चीज़ और देखो आप, कि जब आती है 8 मार्च महिला दिवस के ऊपर, इतनी आप ये देखेंगे, इतनी सारी घोषणाएं आप पढ़ोगे कि ये कर दिया, वो कर दिया, इन घोषणाओं को ले लिया। लेकिन उनमें से मैं तो कहती हूँ, अगर हर साल एक भी इम्प्लीमेंट कर दी जाए, जितनी घोषणाएं हैं उनमें से एक भी हर साल एक इम्प्लीमेंट कर दी जाए, तो भी महिलाओं का बहुत कुछ हो सकता है। आज आप देखेंगे गांव में महिलाएं सरपंच तो जरूर है, लेकिन सरपंच उनके पति कहलाते हैं। जब भी मौका मिलेगा, मैं उनके इस टैलेंट को लाना चाहती हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं दुनिया पलट दूंगी, लेकिन अगर मैं हरियाणा प्रदेश की ही सिर्फ एक स्टेट की बात करूं, महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास जगा सकी, तो मैं सोचूंगी कि मेरा जीना सफल हुआ है। क्योंकि बहुत सारा टैलेंट, आप इधर मेवात की साइड चले जाओ, तो वो एक ना रोटी बनाने के बॉक्स बनाती हैं अपने हाथ से, और मतलब बहुत टैलेंट है जो मैं चाहती हूँ कि वो आना चाहिए आगे उनसे। अच्छा, एक कमेंट जो है चलते चलते इस पे ले लेते हैं। दुष्यंत चौटाला आजकल ये कह रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं, कहते हैं भाई वो गलती हो गई थी यार, उसको माफ़ करो, अपना आदमी तो मार के भी छाया में डालता है, भाई बीजेपी के साथ में हम चले गए, हमसे गलती हो गई, उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको लग भी रहा है कि भाई लोग मान जाएंगे, लोग जो है उनको माफ़ कर देंगे और फिर से जो है उनके साथ लगेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, जो उन्होंने बात कही कि अपना मारता है तो छाया में डालता है, ये बात कही ना, आज वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि भी मुझे छाया में डाला जाए। उनके पास ये मौका आया था जिस समय किसान आंदोलन था, मार तो उन्होंने दिया था बीजेपी से हाथ मिला के, लेकिन छांव में डालने का उनके पास भी एक मौका आया था, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। तो मैं लोगों को अब आप देखें कि जब बीजेपी के विरोध के ही तो वोट थे, बीजेपी के विरोध की तो सीटें थी, 10 सीटें बीजेपी के विरोध से आई थी, और फिर बीजेपी में आप चले गए, तो एक तरीके से तो आपने उनको मार दिया, एक मंशा पे पानी फेर दिया, उनकी मंशा को मार दिया, उनका दिल तोड़ दिया। फिर एक किसान आंदोलन आया, किसान आंदोलन के अंदर लोगों ने कहीं ना कहीं उम्मीद की थी कि भाई इस्तीफा दे दें, तब उन्होंने नहीं दिया। तो जो महत्वाकांक्षा है राजनीतिक तौर के ऊपर, महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना एक बुरी बात हो जाती है।
शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनैना चौटाला थी, आईएनएलडी के नेता हैं, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, काफ़ी सारी इनके पास जिम्मेदारियां हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सुनैना जी। बहुत धन्यवाद।